उनको जानकारी थी और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे ना कुछ बज रहा था। गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है। उन्हें ये नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को, और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके जानबूझ के ही वो घसीटते घसीटते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अभी अभी आपने जो सुना ये निधि है। निधि यानी कि अंजलि की दोस्त। वही अंजलि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात दिल्ली के कंझावला इलाके में करीब 12 किलोमीटर तक एक कार के पहिए तले घिसटती हुई जिसकी मौत हो गई थी। और उस वक्त उस स्कूटी पर निधि भी थी, यानी सबसे अहम चश्मदीद। निधि की ये बात सुनाने का मेरा एक मकसद है, क्योंकि आज की आगे की पूरी कहानी उसी पर बढ़ेगी। जो आपने सुना मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। बीच में रोक कर मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, और वो ये कि 3 चीज़ें होती हैं आमतौर पर। एक, वैसे तो मौत कई तरीके से होती है, कानून की नज़र में अगर जाएं, एक होता है हादसा, एक्सीडेंट। हादसे में अगर किसी की मौत हुई तो ये माना जाता है कि वो अनजाने में हुई, सामने वाले का मकसद नहीं था और ये एक तरह से बस हो गया। दूसरा होता है गैर इरादतन हत्या। ये वो है कि जो सामने वाला शख्स, उसका कोई इरादा नहीं है किसी की जान लेने का, लेकिन गलती से बिना इरादे के उसके हाथों से सामने वाले की जान चली जाती है। तो ये हो गया गैर इरादतन हत्या। तो पहला हादसा, हादसे में मौत, यानी वो हो गया, उसका कोई इरादा नहीं था। दूसरा वो गैर इरादतन हत्या, जिसमें इरादा नहीं है कोई, लेकिन किसी वजह से सामने वाले की जान चली गई। और तीसरा है कत्ल। कत्ल, जानबूझकर किसी की जान लेना। ये 3 चीज़ें हैं। ये तीनों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त जो अंजलि केस है, इन्हीं 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है। शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने इस मामले को एक मामूली हादसे के तौर पर FIR में दर्ज किया और कहा कि एक रोड एक्सीडेंट का मामला है, और रोड एक्सीडेंट के मामले में एक मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जब शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, तो फिर दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं, ये गैर इरादतन हत्या है, इसमें थोड़ी ज़्यादा सज़ा होती है। तब पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला जोड़ दिया। फिलहाल आज की तारीख में FIR में गैर इरादतन हत्या का ही ये मामला दर्ज है। लेकिन क्या अंजलि की मौत हादसा या फिर गैर इरादतन हत्या है? क्या ये कत्ल नहीं है, एक मर्डर नहीं है? बहुत सारे वकीलों से बात की आज मैंने, कुछ पुलिस वालों से भी बात की, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको मैंने अभी निधि की वो बात सुनाई। हालांकि निधि के बारे में भी आज कुछ बताऊंगा आपको। निधि ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, जो पुलिस को दिया और जो मीडिया में आकर दिया, और जो अभी आपने सुना, उसमें कह रही है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कार में सवार जो 5 लोग थे वो अनजान थे कि उनकी कार से कोई टकराया है और उनकी कार के पहियों के नीचे कोई इंसान फंसा हुआ है, बल्कि वो जानते थे। कार में शांति थी, मतलब संगीत नहीं बज रहा, म्यूज़िक नहीं है, और कार में जिस तरफ अंजलि फंसी थी उधर उस कार के में बैठे हुए लोगों को इस बात का एहसास था। इसके बावजूद उन्होंने अंजलि को बचाने की बजाय, कार रोकने की बजाय, पहले आगे पीछे कार को किया ताकि वो निकल जाए, लेकिन फिर डर के मारे वो कार को भगा कर ले गए, अंजलि समेत। अब निधि का यह बयान इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए कि इस पूरे मामले में इकलौती, वाहिद, अकेली जो आई विटनेस या चश्मदीद है वो निधि है। इसलिए आप उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। निधि उस वक्त भी स्कूटी पे साथ थी जब ये हादसा हुआ। जब वो गिरी, दूसरी तरफ गिरी, उसकी किस्मत अच्छी थी, बच गई। अंजलि बदकिस्मत थी, वो कार की तरफ गिरी और वो कार के नीचे आ गई। और अब निधि कह रही है कि ये सब कुछ कार के अंदर बैठे हुए लोगों को मालूम था। तो इससे ये निकला कि ये मामला एक गैर इरादतन हत्या का नहीं है। कार के अंदर बैठे लोगों को मालूम है कि एक इंसान, एक जिंदा इंसान उनकी कार में फंसा हुआ, और फिर भी वो कार को भगा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इंटेंशन उनकी उसकी जान बचाने की नहीं है, बल्कि जान लेने की है। तो जब इंटेंशन क्लियर हो गया तो फिर सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस अब तक इस केस को गैर इरादतन हत्या के तहत ही क्यों देख रही है? इस मामले में मर्डर का मामला क्यों नहीं दर्ज कर रही है?
कायदे से आईपीसी के सेक्शन 302 दफ़ा 302 के तहत ये मामला बनता है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन है और एक चश्मदीद है। अगर इस चश्मदीद इकलौती है और दिल्ली पुलिस इसी चश्मदीद को लेकर आगे कोर्ट में जाती है, तो फिर इसका मतलब इसका बयान अहम है, और जब अहम है और इतना अहम है तो फिर उसी चश्मदीद के इस बयान को सामने रखकर कि कार वालों ने, कार में सवार लोगों ने जानबूझकर अंजलि को घसीटा और फिर उसे मौत के मुंह तक ले गए, तो ये मामला सीधे सीधे गैर इरादतन हत्या से हटकर एक कत्ल का मुकदमा होता है। अब देखना यह है कि पुलिस कत्ल का मुकदमा दर्ज करती है कि नहीं, जबकि करना चाहिए, इसलिए कि अगर वो अपने ही चश्मदीद के बयान को सही नहीं मानती है तो फिर इसका मतलब है कि वो निधि के बयान पर भरोसा नहीं करती है। तो अगर भरोसा नहीं करती है तो फिर अदालत में ये मामला और भी कमज़ोर पड़ेगा। और दूसरा, अगर पुलिस को लगता है कि निधि के बयान भरोसे लायक नहीं है तो इसका मतलब है कि पुलिस निधि को भी अच्छा और सच्चा नहीं मान रही है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन जितने कानून के जानकार हैं उनका यही कहना है कि अगर एक बार इंटेंशन पता चल जाए और हालात बता रहे हैं तो फिर ये सीधे सीधे 302 का मुकदमा बनेगा। और ऐसे बहुत सारे रोड एक्सीडेंट के केस इस देश में हुए हैं जहाँ पहले गैर इरादतन हत्या 304A ये सब दर्ज हुआ, और बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब नए सबूत, सुराग, गवाह सामने आए तो फिर सेक्शन बदले गए और बाकायदा आईपीसी 302 लगाए गए। तो इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये शायद अगले 1-2 दिनों में पता चल जाएगा। पूरी कहानी बताऊं उससे पहले 2-3 आपको इसी केस की इन्फॉर्मेशन भी दे दूं। एक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बड़ी दहलाने वाली है अंजलि की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से करीब जिस्म पर 40 से ज़्यादा जख्मों के निशान हैं। जो सर है, सर के दिमाग का हिस्सा गायब है। अब ये इसको आप कैसे मेडिकली मतलब गायब कैसे, तो सर फटा, किसी भी गाड़ी के नीचे अगर सपोज टायर के नीचे तरबूज आता है तो उसका क्या हाशर होता है, तो यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट वैसे ही बताना चाहता है। तो दिमाग का हिस्सा गायब है, दोनों पैर घुटने से मुड़े हुए थे, दोनों पैर के घुटने छिले हुए थे, चेस्ट के पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से रगड़ चुका था और लगभग एक तरह से एक्सपोज हो चुका था। एक्सपोज होने का मतलब कि पीछे सिर्फ हड्डियां बची थी, मांस नहीं था। हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक, इन सब में मट्टी और कीचड़ थे, आँखों तक में कीचड़ थे। अब 12 किलोमीटर तक घसीटी गई तो कहीं पे गीला भी थी, सड़क गीली भी होगी, मिट्टी भी थी, तो ये सारी चीज़ें उसकी बॉडी से मिली। कपड़े आधे अधूरे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि रगड़ की वजह से वो सारे फट गए। और मौत की वजह यही थी, एक तो चोट, खून का बह जाना, ये सारी चीज़ें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फ़िलहाल ये कहा गया है कि उसकी पेट से आधा पचा हुआ खाना मिला है, लेकिन अल्कोहल का कहीं जिक्र नहीं है कि अंजलि ने शराब पी थी। अब इसको लेकर लिए ये नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि निधि का जो बयान है उसमें वो दावा कर रही है कि वो ड्रिंक की भी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अभी इसका जिक्र नहीं किया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अल्कोहल का जिक्र कैसे कर सकती है, इसकी भी एक तरकीब होती है। एक, जब कोई लाश पोस्टमार्टम के लिए आए और उस लाश से अगर अल्कोहल या शराब की बू आए, बदबू आए, तो बू सूंघ कर ही डॉक्टर बता देते हैं, उनके लिए फिर कोई परेशानी की बात नहीं होती कि इसने शराब पी थी। तो उसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिख देते हैं कि इसकी बॉडी से, लाश से शराब की स्मेल आ रही थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे शराब हैं जो स्मेललेस हैं, तो ऐसी सूरत में क्या हो, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी ये नहीं बताती कि इसने शराब पी थी कि नहीं पी थी। इसका काम दूसरे तरीके से होता है। 3 टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए पता चलता है, एक ब्लड, दूसरा यूरिन और तीसरा विसरा। इन तीनों की जांच के बाद पता चलता है कि सामने वाले ने कोई केमिकल, ड्रग्स या शराब ली या नहीं ली। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन अभी ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट और विसरा की रिपोर्ट ये अभी नहीं आई है। तो इनके आने के बाद ही ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि क्या अंजलि ने शराब पी थी या नहीं पी थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के आधार पर सिर्फ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई जगह, कई चैनल पर यह खबर चल रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया अंजलि ने शराब नहीं पी थी। तो ये कायदे से आधा सच है, आधा झूठ है। तो जब तक ये बाकी के जो मैंने बताया कि ब्लड, यूरिन और विसरा की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक आप नहीं बता सकते हैं। ये हो गई दूसरी। आज फॉरेंसिक साइंस लैब और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट आई है।
कल और परसों, बल्कि कल फॉरेंसिक टीम ने बाकायदा उस कार का मुआयना किया, उस मारुति बलेनो कार का जिसमें यह हादसा हुआ था। तो उन्होंने जब जांच की तो कार के अंदर से कोई भी खून के स्टेन या नमूने नहीं मिले। कार के अंदर से अंजलि के कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे ये पता चले कि वो कार के अंदर मौजूद थी। तो कार के अंदर उसकी मौजूदगी का कोई सुराग और सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ, कार के निचले हिस्से में खून के बहुत सारे नमूने मिले हैं, निशान मिले हैं। और फॉरेंसिक लैब ने जब कार की जांच की तो उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि स्कूटी और कार की टक्कर आमने सामने से हुई थी। टक्कर होने के बाद अंजलि की जो गिरी जिस तरफ, वो कार के बाईं तरफ के अगले पहिए के ठीक पीछे आकर फंसी थी। मतलब जो ड्राइवर की सीट है, ड्राइवर की सीट के बराबर में जो बैठा हुआ था, उसके बराबर में जो पहिया है बाएं साइड का अगला पहिया, उसके ठीक पीछे यानी पिछले और अगले पहिए के बीच का जो हिस्सा है, वहाँ पर अंजलि फंसी थी। और वहीं पे फंसकर फिर वो रिगड़ती चली गई, घिसटती चली गई और करीब 12 किलोमीटर तक घिसटती गई। तो कार के निचले हिस्से में उस बाएं पहिए के आसपास खून के निशान, कुछ सेंटर में खून के निशान और नमूने मिले हैं पुलिस को और फॉरेंसिक टीम को। कार के अंदर से कुछ नहीं मिला। अब कार उस रात दीपक चला रहा था और दीपक के बराबर में जो बाईं साइड जिस तरफ अंजलि फंसी थी, वहाँ पे एक मित्तल नाम का शख्स बैठा हुआ था। और निधि के हिसाब से न सिर्फ मित्तल बल्कि ड्राइवर और बाकी पीछे बैठे तीनों लोगों ने अंजलि को उसमें फंसे हुए देखा, लेकिन किसी ने कार रोकने की कोशिश नहीं की और वो भगा कर ले गए। और इसीलिए यह मामला एक कत्ल का मामला बनता है, अगर निधि का बयान सच है तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे कत्ल की या पूरे केस की चश्मदीद निधि की बात करते हैं। आखिर निधि कौन है? 2 दिनों तक निधि कहाँ छुपी हुई थी? निधि अचानक सामने कैसे आती है? निधि वो सारी बातें अंजलि के बारे में क्यों बता रही है जिस बात का इस केस से कोई लेना देना नहीं है? क्या निधि कुछ छुपा रही है? क्या निधि दबाव में है? क्या निधि को पुलिस ने ब्रीफ किया है? ये सारे सवाल तैर रहे हैं और इस सब की वजह है, रिकॉर्ड से अगर बात शुरू करें तो खुद निधि के हिसाब से उस रात जब हादसा हुआ वो स्कूटी पर थी। जब ये लोग होटल से 1:30 बजे निकले तो इनकी और अंजलि की लड़ाई हुई। उसने कहा कि लड़ाई की वजह ये थी कि स्कूटी कौन चलाएगा, और उसने कहा कि चूंकि अंजलि ने शराब पी रखी थी तो उसे लगा कि उसकी ड्राइविंग उस वक्त ठीक नहीं होगी, तो मैं चाहती थी मैं स्कूटी चलाऊं और मैंने शराब नहीं पी। ये निधि का कहना है। अब अगर 1% को मान लीजिए कि उस रात अंजलि ने शराब पी, तो यहाँ एक रिकॉर्ड पे ये है कि इन दोनों ने 7:30 बजे उस होटल में कमरा चेक इन किया था। 7:30 से लेकर 1:30 बजे तक रात में दोनों एक साथ थे, बीच में कोई और नहीं था। और 1-2 मिनट के लिए 1-2 लड़के आए थे, लेकिन वो 1-2 मिनट से ज़्यादा रुके नहीं। तो अब ये कि सिर्फ अंजलि शराब पी रही थी और निधि नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। ड्राइविंग को लेकर कि स्कूटी कौन चलाएगा, इसको लेकर झगड़ा हुआ कि वो नशे में थी। फिर उसने कहा कि रास्ते में एक ट्रक भी आया जिससे एकदम टक्कर हो सकती थी क्योंकि वो नशे में थी, लेकिन फिर उसने ज़बरदस्ती स्कूटी उसकी थी, उसने ले ली। और फिर उसने ये भी बताया कि फिर कार से टक्कर हुई, लेकिन वो खुशकिस्मत थी, दूसरी तरफ गिर गई, वो दूसरी तरफ गिर के फंस गई। और वो वहाँ पर कार तब स्लो थी, कार ने कई बार आगे पीछे भी किया। लेकिन खुद निधि का बयान यह है कि वो इस हादसे से इतना घबरा गई कि वो वहाँ से उठी और सीधे अपने घर चली गई। अब यहाँ पे एक दोस्त, और ये भी नहीं है कि उसी शाम मुलाकात हुई इन दोनों की, पुरानी दोस्त हैं। और अगर दोनों दोस्त स्कूटी पे एक साथ जा रहे हैं न्यू ईयर के मौके पर 31 दिसंबर को 7:30 से 1:30 बजे तक एक साथ हैं दोनों, तो फिर ये दोस्ती गहरी भी होगी। लेकिन जब वही दोस्त सड़क पर एक कार के नीचे फंसी और दूसरी दोस्त देख रही है, अंजलि चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, ये भी कहा, तड़प रही है, और ऐसी हालत में अपनी उसी दोस्त को छोड़कर वो वहाँ से उठती है और पैदल ही अपने घर चली जाती है। दोस्त ना भी हो, एक अनजान 2 लोग हों, इंसान हो और साथ में हो, 2 बातें अगर चंद कदम चलकर कर लें तो भी एक नज़दीकी हो जाती है। वो भी अगर ऐसा मंजर देखें और ऐसा हादसा हो तो शायद 1 मिनट के लिए सोचेंगे, रुकेंगे और मदद करेंगे। लेकिन यहाँ एक दोस्त अपनी दोस्त को सड़क पर तड़पती हुई छोड़कर पैदल चली जाती है।
जब ये वहाँ जाती है उसके बाद एक नया सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर आई है। उसमें निधि अपने घर के बाहर है और इसके घर के बाहर एक लड़का है जो इसका पड़ोसी है जिसका नाम निशांत है। वो बैठकर वहाँ उस रात हुक्का पी रहा था और ये बात है करीब 2:17 की रात की। तो उसने देखा कि वो निधि आ रही है, लेकिन उसके हिसाब से निधि कोई परेशान नहीं थी, बट हाँ उसके हाथ में चोट लगी थी। उसे कॉल करना था, उसने कहा कि मेरा मोबाइल बंद हो गया है, मुझे कॉल करना है। शायद वो अपने घर का दरवाज़ा खुलवाना चाहती थी और घर में दरवाज़ा पीटने या घंटी बजाने पे को खोल नहीं रहा था। तो निशांत ने कहा कि जब उसे लगा कि चलो इसको मोबाइल दे देता हूँ, बात कर लेगी, लेकिन इतनी देर में उसके घर की कुंडी खुल गई और निधि अंदर चली गई। 2:17 की बात है ये। आखिरी बार निधि को स्कूटी पर अंजलि के साथ 2:10 पर देखा गया था। 2:10 पर आखिरी बार देखा गया, तब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है। 2:17 पर वो घर पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब है कि जब आखिरी बार देखा गया उसके अगले 7 मिनट के अंदर ही, सिर्फ 7 मिनट के अंदर, 7 मिनट्स, हादसा भी हुआ, स्कूटी से निधि गिरी भी, चोट भी लगी और उसी 7 मिनट में वो फिर पैदल चलती है और पैदल चलकर अपने घर भी पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि हादसा होने के बाद वो रुकी ही नहीं, वहाँ से फ़ौरन निकल ली अपनी दोस्त को मरता हुआ छोड़कर। घर आने के बाद एक दोस्त है, चलो यहाँ पर तुम आ गई कोई बात नहीं, लेकिन अपने दोस्त के घर वालों को फ़ोन करके तो ये बताया जा सकता है ना कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया है फलाने जगह पर, अगर पुलिस से आपको डर लग रहा है। तो उसने अंजलि के घर वालों को भी फ़ोन नहीं किया। उसे जब पूछा गया कि आपने पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया, क्यों? तो उसने कहा मैं डर गई थी कि मैं ही ना फंस जाऊं। अब सवाल ये है कि एक्सीडेंट किसी और ने किया, गुनहगार कोई और है, आप बेकसूर है, तो ऐसे मामले में फिर पुलिस से डरने की क्या वजह है? क्या वजह कुछ और थी कि पुलिस को बताए, पुलिस आए तो मेरा कुछ राज खुलेगा? ऐसा भी मुमकिन है। तो आखिर अगर आप बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, तो फिर पुलिस से बचने की क्या ज़रूरत थी? चलो, आप घबराए हुए थे, अचानक देखा सब कुछ हो गया, अगला दिन आ जाता है। अगले दिन आप न्यूज़ चैनल पे तमाम खबरें देखते हैं, आपको ये पता चलता है कि आपकी दोस्त की मौत हो गई। अब ऐसे वक्त में कि चलो पहली रात में ये कि एक्सीडेंट हुआ, थोड़ी उसको भी चोट होगी, बच गई होगी, लेकिन एक दोस्त की मौत हो जाए और उसके बाद भी आप चुप और खामोश हैं घर के अंदर, आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, आप अंजलि के घर वालों को भी कुछ नहीं बता रहे हैं। और इधर दिल्ली पुलिस है कि वो भी अभी तक यही ढिंडोरा पीट रही कि स्कूटी पे एक ही लड़की थी, एक ही थी, उसी की मौत हुई है, जबकि दूसरी घर में बैठी हुई सारे न्यूज़ घर पर बैठकर टीवी पे देख रही है, लेकिन खामोश है। 2 दिन खामोश रही हो सकता है वो आगे भी खामोश रहती, लेकिन फिर इत्तेफाक से जब दबाव पड़ा, दिल्ली पुलिस ने काम किया, तो कॉल डिटेल और सीसीटीवी के ज़रिए इस होटल तक की खबर मिली और उसके ज़रिए फिर निधि का पता चला। तो निधि पुलिस के पास आखिर तक नहीं गई, पुलिस निधि के पास गई उसे ढूंढते हुए, और तब पता चला कि इस स्कूटी पे 2 लोग थे और फिर उसने ये सारी बात बताई। चले यहाँ तक भी हो गया। अब इसके बाद इस पूरे केस में निधि की एंट्री की जो टाइमिंग है वो बड़े सवाल खड़े करती है। पुलिस निधि को ले जाती है, घंटों पूछताछ करती है, पूछताछ करने के बाद उसे घर भेजती है और घर भेजने के बाद अचानक फिर निधि सामने आती है और इंटरव्यू में ये सारी बातें करती है, और वैसी बातें ज़्यादा करती है जिसका इस केस, इसका एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं। वो अंजलि के पर्सनल, अंजलि की बातें, उसके कैरेक्टर, उसको लेके ज़्यादा बातें करती है। तो यहीं ये सवाल उठता है कि क्या पिछले 3 दिनों में दिल्ली पुलिस को लेकर जो लोगों का गुस्सा था, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ उंगलियां उठ रही थी इस केस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तो कहीं ये टाइमिंग दिल्ली पुलिस की ही तो सेट की हुई नहीं थी कि चलो तुम जाओ और जाकर तुम ऐसी बातें करो कि अंजलि ने तो शराब पी थी, वो फलाने होटल में थी, रात को निकली थी, नशे में गाड़ी चला रही थी, बॉयफ्रेंड को लेकर लड़ रही थी, और फिर उसके बाद ये हादसा हो गया। तो सवाल ये है कि जो असली मुद्दा है वो सब कुछ रह गया, लेकिन अंजलि क्या थी, क्या कर रही थी, कैसे थी, किस तरह से थी, होश में थी, नहीं थी, ये बातें वो निधि बता रही है, जिसे पता है कि वो जो भी अब कहेगी उसका कोई सच है कितना और कितना झूठ, इसकी गवाही देने के लिए अब अंजलि जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। तो जो भी निधि कहेगी उसकी गवाही अब कौन देगा कि वो सच बोल रही है, झूठ बोल रही है?
जिसके बारे में वो कह रही है वो अब लौट कर मुर्दे आकर तो अब अपना पक्ष रखेंगे नहीं। तो यहीं से ये भी हो रहा है कि कहीं इस केस को डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा है, ताकि अब दिल्ली पुलिस ने जो शुरुआती अपनी गलतियां की हैं उसके ऊपर लीपापोती किया जा सके। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि चाहे कुछ भी हो, उसकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी भी हो, वो क्या हो, उसके अपने शौक़ क्या हों, लेकिन सड़क पर जो कुछ हुआ वो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है और दिल्ली पुलिस अपनी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। और जिस तरीके से उसने शुरुआती 36 घंटे तक इस केस का ही एक तरह से कत्ल कर दिया कि जांच नहीं की ढंग से, सब कुछ अब हो रहा है, तो वो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस मतलब अपने आप को पाक साफ नहीं बता सकती। इत्तेफाक से एक और सीसीटीवी फुटेज आई है, चौथी ये हो गई है। उसमें ये दिखा रहा है कि जब ये कार जा रही है हादसे के बाद, तो उसके ठीक पीछे एक पीसीआर की जिप्सी भी गुजरती है, लेकिन पीसीआर की जिप्सी वाले भी कुछ नहीं देखते और कार वाले बेखौफ निकल जाते हैं। तो फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली पुलिस जो शुरुआत में गलती कर चुकी है, अपनी गलती को सुधारते हुए अब इस गैर इरादतन हत्या के केस को आईपीसी सेक्शन 302 दफ़ा 302 भारतीय दंड संहिता 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो हो सकता है कुछ लोग कोर्ट भी जाएं, क्योंकि कुछ वकीलों का कहना था, और निधि के बयान के आधार पर अगर देखें और अगर वो सच है तो फिर ये कत्ल का मामला बनता है। लेकिन फिर बात यही है कि निधि के बयान को क्या दिल्ली पुलिस सीरियसली लेगी, और अगर नहीं लेती है तो इसका मतलब है कि फिर कहीं निधि और दिल्ली पुलिस इन दोनों की भूमिका पर शक किया जाना चाहिए। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज साहिल लखनपाल, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे साहिल। साथ ही पंकज खिलेरी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पंकज। और संदीप बिश्नोई और भारत सिंह राठौड़ ने भेजा है। इसके अलावा सूर्य कला, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सूर्य। और श्रीनिवास राव ने भेजा है। गौरव नेगी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गौरव। और आरती नेगी जी ने भेजा है। साथ ही कैलाश चंद्र भूपारिया का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कैलाश जी। और ये कमल के फादर हैं। साथ ही विनीता शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विनीता। और ये दिव्या शर्मा जी ने भेजा, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। चाहत, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चाहत। और ये मयंक कुमार की सिस्टर हैं। प्रिंस राणा का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिंस। और सूरज राणा ने भेजा है। साथ ही देवेंद्र गुर्जर, हैप्पी बर्थडे देवेंद्र। और ये वीरेंद्र ठेकेदार ने भेजा है, उनके बेटे हैं। इसके अलावा स्वर्ण लतिका यादव जी, आज इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्वर्ण लतिका जी। और अन्नपूर्णा और अभय, इसके अलावा वैभव, इन्होंने भेजा है। साथ ही आज मुमाल देवी और गणेश पवार जी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा रिप्पल मोदी, इन्होंने पूछा कि आपने कभी लाइव एक्सीडेंट देखा है। एक देखूं तो बताऊं, मैंने बहुत सारे लाइव एक्सीडेंट देखे हैं, फिर कभी इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। दीपांशु शेखर हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। मदन शर्मा हैं, थैंक यू सो मच आपका भी। इसके अलावा अनुभव शर्मा, आपका भी शुक्रिया। कार्तिक, थैंक यू सो मच। ममता सच, थैंक यू आपका भी। और इसके अलावा आर्यन कमाल, मुलाकात होगी आर्यन साहब, पक्का वादा, कभी न कभी ज़रूर मिलेंगे। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।